बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर, अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल इस कानून के हवाले से, जो इस कानून का असल नाम है लैंड रेवेन्यू, उसके हवाले से जब ये कानून बना तो सबसे अहम तरीन लेक्चर जो इस कानून का मकसद है तो गलत नहीं होगा। क्यों? ये कानून बनाया किस लिए गया था? इस कानून का असल मकसद था कि जो लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू हम पढ़ चुके हैं क्या है सादा अल्फाज में, कि जो ज़रूरी पैदावार है आपकी, ज़रूरी पैदावार पर जो आपका टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? लैंड रेवेन्यू। ये कानून घूमता ही किस चीज़ के ऊपर था? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के ऊपर। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि जी रेवेन्यू कलेक्ट कौन करेगा, फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू कलेक्ट किससे किया जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने असेसमेंट की सूरत में पढ़ा कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। आज क्या है कि यार ये जो रेवेन्यू है ये कलेक्ट करना किस तरह है, और अगर कोई शख्स रेवेन्यू पे ना करे तो उससे वो रेवेन्यू किस तरह आप वसूल करेंगे। बेसिकली सबसे मेन टॉपिक इसमें जो आता है वो आता है जनाब कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और फिर उसके बाद इससे भी अहम चीज़ है रिकवरी ऑफ एरियर्स फ्रॉम डिफॉल्टर। क्या मतलब है इस टॉपिक का? रिकवरी ऑफ एरियर फ्रॉम डिफॉल्टर। डिफॉल्टर यहाँ पे वो शख्स के जो रेवेन्यू वक्त पर पे ना करे, और एरियर वो वाजबात, वो बकाया जात जो ड्यू डेट पर अदा ना हो। तो हर वो शख्स जो वक्त पे लैंड रेवेन्यू अदा ना करे वो क्या कहलाएगा? डिफॉल्टर। और जो वाजबात उसने अदा नहीं किए वो क्या कराएंगे? एरियर। तो उनको किस तरह रिकवर किया जाएगा, इसमें पूरा तरीकाकार आज हमने पढ़ना है। नोटिस से लेकर उसकी हर हर चीज़ को बेचने तक सब कुछ बेच दिया जाएगा जब तक ये एरियर्स उससे इकट्ठे रिकवर ना किए जा सकें। पहला तो सिंपल सिंपल तरीका है कि जी कौन किसकी जिम्मेदारी है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। वो ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने पहले पढ़ी भी हैं। और क्या पढ़ा था कि बेसिकली जी लंबरदार की जिम्मेदारी है। लंबरदार कौन है? विलेज हेडमैन, जो हर घर जाएगा और वहाँ पर जाकर वो क्या करेगा? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जिसके बदले में उसको 5% अमाउंट दिया जाएगा जो पिछोतरा कहलाता है। उस मुआवजे के तौर पर, जो ये पुराने दौर की बातें, अब ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने किताब के मुताबिक चलना है, पेपर जो देना, जो चीज़ किताब में लिखी है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन पढ़ते हैं कि किस तरह इसको कलेक्ट किया जाएगा, इसका तरीकाकार क्या है। सबसे पहले सेक्शन 74 है, और 74 कहता है कि जी लाइबिलिटी किसकी है। ये पॉइंट समझना क्या है, यहाँ से पेपर में सवाल कैसा आएगा वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। और अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी है जी सबसे पहले होल्डिंग की, किसकी है? होल्डिंग। अब जिसने पहला लेक्चर लिया होगा अब उसको समझ आ गया होगा, मैंने उसमें होल्डिंग पढ़ाया था। होल्डिंग वो नहीं है ज़रा ज़रा होल्ड मी, कौन से वाला होल्डिंग है? होल्डिंग का मतलब है जो ज़मीन का हिस्सा आपकी मलकियत में है वो आपकी क्या है? होल्डिंग। अब इसमें अगली चीज़ है, कोई ज़मीन की जेबा लगी है ना, मैं कह रहा हूँ कि टैक्स सबसे पहले पे करना किसकी जिम्मेदारी है? ज़मीन की। या तो कोई ज़मीन की जेबें लगी हों कि जेब से पैसे निकल आए और आप निकाल कर दे दें, तो ज़मीन कैसे अदा करेगी? ज़मीन कौन सा कोई इंसान है? ज़मीन कैसे अदा करेगी? ओ भाई, ज़मीन के ऊपर जो फसल है, जो काश्त है, उससे पैसे लिए जाएंगे। अगर कहीं पर भी कोई शख्स डिफ़ॉल्टर होगा तो पहली जिम्मेदारी उसकी ज़मीन की, उसकी ज़मीन को जाके अटैच कर लिया जाएगा कि ठीक है भाईजान, हम तुम्हारी ज़मीन से पैसे पूरे कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर जब ये लफ्ज़ लिखा गया कि पहली जिम्मेदारी किसकी है? होल्डिंग की। उसके बाद किसकी है? ओनर की। उसके बाद किसकी है? ओनर। क्या है जनाब? इन द केस ऑफ एनी होल्डिंग, द होल्डिंग एंड इट्स लैंड ओनर। जिम्मेदारी किसकी है? होल्डिंग की और उसके लैंड ओनर की। आपसे पेपर में सवाल किस तरह आएगा कि जनाब ये बताएं कि लैंड रेवेन्यू पे करना जिम्मेदारी किसकी है? होल्डिंग की है या लैंड ओनर की? जवाब होगा ए एंड बी, तो आपने बताना ए एंड बी। अगली बात वो ये कहता है कि हर ज़मीन का एक ही मालिक होता है या एक से ज़्यादा मुश्तरका मालकान हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। वो कहता है जी अगर लैंड ओनर ज्यादा है तो वो कहता है ज्वाइंटली, और अगर उसमें से कोई एक भाग जाए तो सेवरली। सेवरली का मतलब है अलग अलग, और अगर इकट्ठे हैं तो सबकी इकट्ठी। यानी कि जिम्मेदारी किसकी है? जमीन की भी और तमाम मालकान की, तमाम मालकान की मजमुई भी
और अलग अलग जिम्मेदारी भी है कि वो रेवेन्यू पे करें। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, दो बातें याद रखनी है। लायबिलिटी किसकी है, होल्डिंग की और लैंड ओनर की। और लैंड ओनर की जॉइंटली है या सेवरली है, दोनों तरह, जॉइंटली भी है और सेवरली। एक बात खत्म होगी जी जिम्मेदारी की। दूसरी बात है सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। दूसरी बात क्या है, सिक्योरिटी फॉर पेमेंट। कौन सा सेक्शन आ गया हमारा, सेक्शन 75। क्या कहता है जनाब, वो ये कहता है कि जो लैंड रेवेन्यू है इट्स अ फर्स्ट चार्ज, इट्स अ फर्स्ट चार्ज। बस पेपर के लिए बात इतनी ही याद रखनी है, ये कौन सा चार्ज है, फर्स्ट चार्ज। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये जमीन है मोहसिन की मलकियत। किसकी मलकियत है, और मोहसिन बंदा ही डिफॉल्टर है। मोहसिन बंदा क्या है, डिफॉल्टर। एक तो मोहसिन के खिलाफ मुकदमा किया था किसने, शुएब ने, और वो किसके हक में हुआ था, शुएब के हक में। अब शुएब ने मोहसिन से क्या लेना है, कुछ लेना है, कोई भी मामला है, कोई अमाउंट लेना है। एक तो शुएब का देनदार हो गया कौन, मोहसिन, नंबर 1। दूसरा, मोहसिन ने कोई बिल बिजली नहीं दिया, कोई गैस का बिल, और आजकल शायद आपको पता होगा कि बिजली और गैस के बिल बड़े बड़े सरकार भेज देती है 10-10, 15-15 लाख के। और अगर आप अदा ना करें तो आपका घर बेचा जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को बेच के सरकार पैसे क्या कर सकती है, पूरे कर सकती है। आपकी जो भी फसल है खड़ी उसको बेच के सरकार पैसे पूरे कर सकती है। तो मतलब इस ज़मीन के ऊपर ढेर सारे वाजिबात हैं। कितने वाजिबात हैं, ढेर सारे। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन से वाजिबात अदा किए जाएंगे। अब ये लफ्ज़ आपको समझ आ गया होगा, ये लफ्ज़ क्या है, फर्स्ट चार्ज। तो कलेक्टर आएगा, वो कहेगा जी बाकी गल्ला छोड़ो, ये रेवेन्यू बनता है, सबसे पहले इतना रेवेन्यू तो दे दे सरकार को, बाकी जो पैसे बचे वो जाने आप और आपका काम, चाहे वो बिजली के बिल में भरें, चाहे वो गैस के बिल में भरें, चाहे वो जहां मर्जी भरें। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू है ये कौन सा चार्ज है, हमेशा, ठीक हो गया। यानी कि जब भी किसी एक ज़मीन पर एक से ज़्यादा वाजबात हो मुख्तलिफ इदारों के, मुख्तलिफ लोगों के, तो सबसे पहले जो चीज़ उसमें से डिडक्ट की जाएगी वो कौन सी होगी, लैंड। क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है किसी भी ज़मीन के ऊपर। अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि 76 ऑर्डर्स टू रेगुलेट पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ये सारा काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का है। किसका काम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। और इसमें एक अगली बात याद रख लें, जब तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई रूल्स नहीं बनाता तब तक ये किस में कलेक्ट किया जाएगा, लमसम में नहीं होगा, किस में होगा, इंस्टॉलमेंट। ये सवाल पेपर में आया था कि जब तक स्टेटमेंट इस तरह आई थी कि अनटिल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदरवाइज डायरेक्ट्स लैंड रेवेन्यू शैल बी पेएबल बाय द इंस्टॉलमेंट, बाय द नॉट लमसम। जब तक अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लमसम का ऑर्डर करते तो करते, नहीं तो ये किस में हमेशा पे किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में। और उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू को रेगुलेट करना कि कितनी पेमेंट किस तरह, कैसे बैंक में जमा करवानी है, या लंबरदार को देनी है, या किसी और शख्स को देनी है, ये सारा काम कौन रेगुलराइज करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो पेमेंट्स के जितने भी मामलात होंगे सारे के सारे कौन होंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और ये सारे जो रूल्स बनेंगे, जितने भी रूल्स बनेंगे पेमेंट के, वो सारे कौन बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जहन में रख लें कि जहां पर भी कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू का मामला आएगा कि रूल कौन बनाएगा, तरीकाकार कौन बताएगा, मैनर कौन बताएगा, तो जवाब गवर्नमेंट नहीं बल्कि जवाब क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है कि ये सारा का सारा काम करे। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताएं, अगर कोई शख्स, अब सबसे अहम चीज़ की तरफ आ रही है, तो कलेक्शन की होगी मेन मेन बातें, अभी आ जाए असल चीज़ की तरफ। उसमें से फिगर्स हैं, वो फिगर्स आपने लिखने हैं, वहाँ से 2 से 3 सवाल आते हैं। अब बात यह है कि अगर कोई बंदा सीधे साधे तरीके से सरकार के पैसे ना दे, तो सरकार फिर जब ज़बरदस्ती उससे पैसे लेने के लिए जाती है तो क्या सरकार का खर्चा आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। जब सरकार फसल कटवाएगी तो फसल काटने पे खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, उसको बेचने पे खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, नीलामी करने पे। तो अगर कोई शख्स एरियर अदा नहीं करता तो उस एरियर को रिकवर करने के लिए सरकार की जो भी कॉस्ट होती है वो इस एरियर में क्या हो जाती है, जमा। मिसाल के तौर पे एक शख्स से वसूली कितनी है टोटल, 1 लाख की, और वो अदा नहीं करता, सरकार रिकवर करने के लिए नीलामी शिलामी करती है, उस पर कितना खर्चा आ जाता है, 20,000। तो अब
सरकार उस शख्स से टोटल कितने पैसे कलेक्ट करेगी? 1 लाख। तो अब सिंपल सी बात जो आपने याद रखनी है वो है कॉस्ट ऑफ रिकवरी। किस तरह रिकवर की जाएगी? एरियर जिस तरह रिकवर किए जाते हैं उस तरीकाकार के मुताबिक। सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है जो मेन जहाँ से मैंने शुरू किया था कि जी ये एरियर रिकवर कैसे किए जाएंगे। सबसे अहम सेक्शन 80 है प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर का। और ये रिकवरी स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले ये सारा काम रेवेन्यू ऑफिसर करता है कि वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है और कहता है कि मोहसिन साहब 1 लाख रुपया आपके ऊपर जो है वो वाजिबुल अदा है, आप आएँ और आकर टैक्स अदा करें। कौन करेगा? ये रेवेन्यू ऑफिसर। मुझे ये बताएं, सबसे पहला कोई भी जो शरीफों वाला तरीका होता है किसी से कुछ भी लेने का, वो क्या होगा? किस तरह? बंदे भेज के, बंदूक भेज के, पुलिस भेज के, या कोई नोटिस शोटिस भेज के? नोटिस। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें किस चीज़ की? प्रोसीजर की। किस चीज़ का प्रोसीजर जनाब? प्रोसीजर ऑफ रिकवरी। सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि उस शख्स को भेजा जाएगा नोटिस। किसको? डिफॉल्टर। किसको भेजा जाएगा नोटिस? डिफॉल्टर को। और उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि जनाब इतने पैसे तुम्हारे ऊपर ड्यू। कितने पैसे भी हमने यहाँ पे फर्ज कर लिए हैं इस केस में? ये फर्ज कर लिया। उसको नोटिस जाएगा और नोटिस के ऊपर दस्तखत किसके होंगे? रेवेन्यू ऑफिसर के। और उस पर क्या होगा कि जनाब आपके पास ये नोटिस गया, आपके पास कितना टाइम है? आपके पास टाइम है 20 दिन का। ये फिगर लाजमी, इसमें फिगर्स हैं, फिगर्स गलत नहीं करने। ये फिगर्स, इसमें मैं आपको 5 फिगर बताऊंगा, 3 पेपर में आते हैं बार बार। पहला फिगर क्या है? नोटिस में कितना टाइम मिलेगा उसको? 20 दिन का। कि 20 दिन का टाइम है, 20 दिन में पैसे जमा करवा दें, नहीं तो आपके खिलाफ अगली कार्रवाई की जाएगी। ये सारा कुछ किस में लिखा हुआ? नोटिस का 20 दिन का मामला और सारे मामलात ये सेक्शन 81 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसीजर है ना सारा इकट्ठा, ये पहले किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 80। फिर हर चीज़ का अलग अलग क्या है? तफसील से एक सेक्शन है। नोटिस का सेक्शन तफसील से कौन सा है? 81। 81 में आपने कितनी सी बात याद रखनी है? अगर आपसे पूछा जाए 2 बातें पूछी जा सकती है। नंबर 1, एरियर्स को रिकवर करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप लिया जाएगा? नोटिस भेजा जाएगा। नंबर 2, जो नोटिस भेजा जाएगा उसमें कितने दिन का वक्त दिया जाएगा? 20 दिन का। आगे नहीं हुआ तो आगे चले जाएंगे उसको अरेस्ट करने की तरफ और डिटेंशन की तरफ। किसकी तरफ? अरेस्ट की तरफ और किसकी तरफ? यहां पे अभी गौर से सुन लीजिएगा, जो चीज समझ ना आए तो हाथ खड़ा कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? उसमें क्या है, अब ये मामला या तो स्टार्ट होगा किससे? रेवेन्यू ऑफिसर से। मुझे ये बताएं कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन कौन होता है? असिस्टेंट कलेक्टर 1 और 2। AC 1 लिखूं तो आपको समझ जाना चाहिए असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, और AC 2 लिखूं तो आपको समझ जाना चाहिए असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। ठीक है जनाब। ये क्या करेंगे? अरेस्ट वारंट किसके नाम? पुलिस के नाम। कि जाएं और बंदे को पकड़ के ले आए, जाएं और बंदे को पकड़ के ले आए। अब अगर ये ऑर्डर पास किया किसने? AC 1 ने। तो AC 1 उसको 10 डेज अपने पास रख सकता है। कितने रख सकता है? और जहन में रखना है कि 10 डेज कहां पे रख सकता है? उसको लफ्ज देखना जो मैं लिख रहा हूं, पर्सनल रेस्ट्रेंट। किसमें? जेल में नहीं। कहां पे? पर्सनल रेस्ट्रेंट में। और 24 और जब गुजर जाएंगे तो वो कलेक्टर को बताएगा कि जनाब एक बंदा आया है, उसने एरियर पे नहीं किए, तो उसको मैं अपने पास रोक रहा हूं ताकि उसके नॉलेज में हो। अब फिगर कौन कौन से इसमें से लिखना है, कहां कहां से बात लिखनी है? कि इफ आफ्टर द लैप्स ऑफ 20 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड अंडर सेक्शन 81 और डिफॉल्टर एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम हिम और एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन अनपेड, अ रेवेन्यू ऑफिसर मे इशू अ वारंट। तो क्या करेगा? वारंट इशू करेगा। कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर। किसको डायरेक्ट करेगा? पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को कि जाओ और डिफॉल्टर को पकड़ कर ले आओ। व्हेन द डिफॉल्टर इज ब्रॉट बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, a revenue officer may cause him to be taken before the collector or may keep him under personal restraint। लफ्ज क्या है? पर्सनल रेस्ट्रेंट। फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 डेज। कितने दिन के लिए रखेगा वो? 10 डेज। एंड इफ द एरियर इज स्टिल अनपेड, cause him to be taken before the collector,
When the revenue officer keeping the defaulter under personal restraint is the assistant collector of the second grade, he shall without delay report his action to the collector if the period of such restraint exceeds 24 hours. ये किसके लिए है? AC2, जो अलाउ करने वाली बात, कलेक्टर को बताने वाली बात, वो कौन करेगा? AC2। AC1 है तो वो रख लेगा, और AC2 है तो वो किसको बताएगा? कलेक्टर को। और अगली बात रख सकता है, तो सवाल जो है वो आपने बाद में लिख ले, मैं कर देता हूँ। उसके बाद जब बात आएगी कि इसमें लिखा हुआ है कि या तो वो किसको भेज देंगे, किसके पास भेज देंगे? कलेक्टर के पास। कलेक्टर उसको 30 डेज सिविल प्रिजन, ये लफ्ज आप याद रख ले। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जो मेन चीज है, मेन फिगर इसमें दो है जो बार बार पेपर में रिपीट हुए, एक 10 दिन और एक कितने दिन है? 30 दिन। असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड 10 दिन तक उसको किस में रखेगा? पर्सनल रेस्ट्रेंट में। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 भी 10 दिन पर्सनल रेस्ट्रेंट में रख सकता है, लेकिन इस मकसद के लिए उसको 24 घंटे में कलेक्टर को बताना पड़ेगा। इख्तियार दोनों का 10 दिन है। AC1 को बताने की ज़रूरत नहीं है, AC2 को 24 घंटों में बताने की ज़रूरत है, लेकिन रखेंगे कहाँ पे? पर्सनल रेस्ट्रेंट। और जो कलेक्टर है वो कितने दिन रख सकता है उसको? 30 दिन। और रखेगा भी कहाँ पे? सिविल प्रिजन, डिस्ट्रिक्ट जो जेल होगी वहाँ पर वो उसको रख सकता है। तो 2 स्टेप हो गए। कौन कौन से 2 स्टेप हो गए? अगर कोई शख्स वाजिबात अदा ना करे तो सबसे पहले उसको क्या जाएगा? नोटिस ऑफ डिमांड। अगर 20 दिन में पे कर दिया तो ठीक, अगर नहीं किया तो फिर उसका क्या होगा? अरेस्ट वारंट और उसकी डिटेंशन का ऑर्डर जारी हो जाएगा। इसके बाद उसको यहाँ पे डिटेन नहीं रखा जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा? अगले स्टेप की तरफ। और अगला स्टेप उसका क्या है? नंबर 3 स्टेप, और वो ये है कि सेल ऑफ अनकट और उसकी अनगैदर्ड क्रॉप्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या क्या मतलब हुआ? अनकट क्रॉप्स वो है जो अभी खड़ी हुई फसलें, अनगैदर्ड क्रॉप्स कि उसने फसल काट ली है लेकिन अभी खेत में पड़ी है तो काटी हुई फसल, और उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी में उसकी कोई ट्रैक्टर, ट्राली, कोई और ऐसी मशीनरी कि जिससे सरकार अपने पैसे पूरे करे। नंबर 3 स्टेप पे ऐसी चीज़ों को, लेकिन इसमें ज़मीन नहीं बेची जाएगी, ज़मीन इसमें नहीं बेची जाएगी। नंबर 3 में क्या है जी? डिस्ट्रेस ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स कौन कौन सी? अनकट अनगैदर्ड क्रॉप्स को रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है? बेच के सरकार के पैसे पूरे कर सकता है। तो रिकवरी की कितनी चीज़ें हो गई? 3। सबसे पहले क्या गया था? नोटिस ऑफ डिमांड, फिर अरेस्ट एंड डिटेंशन, और फिर सेल। नंबर 3 पे क्या? सेल ऑफ अनकट अनगैदर्ड क्रॉप्स और मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सरकार के पैसे पूरे हो गए तो ठीक, अगर पूरे नहीं हुए तो फिर सरकार चली जाएगी अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में देखें, यहां पर ये चीज सीधी आनी है। क्या आनी है? सीधी। सीधी आने का मतलब क्या है? सीधी आने का मतलब यह है कि आर नहीं है, पहले नोटिस देंगे तो अरेस्ट वारंट होगा। ये नहीं होगा कि आप नोटिस ना दें और डायरेक्ट अरेस्ट वारंट कर दें, ऐसा नहीं होगा। अरेस्ट वारंट के लिए किस चीज का करना जरूरी है? नोटिस का देना जरूरी है। और उसके बाद वारंट के बाद आप उसको क्या करेंगे? प्रॉपर्टी को सेल। यहां पर आगे सरकार के पास कितनी ऑप्शंस आ जाती हैं? 2। या है, चाहे तो प्रॉपर्टी को क्या कर दे? ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। ये पॉइंट सिर्फ आपने समझना है, ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग कर ले। और चाहे तो रिकवरी के लिए क्या कर दे? अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। अभी हम सेल की तरफ नहीं गए जनाब। कौन कौन से ऑप्शन है? ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग और अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। ये तरतीब से सेक्शन चलेगी। 81 हो गया, ये 82 हो गया, ये सेल वाला 83, ट्रांसफर वाला 84 और अटैचमेंट वाला 85। सिर्फ यही पॉइंट समझ ले, इसमें से एक सवाल आना है, ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग और अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग कि इसका क्या मतलब है। सरकार यहाँ पे जो मेन समझना है कि कलेक्टर चाहे तो होल्डिंग को क्या कर दे? ट्रांसफर, और चाहे तो क्या कर दे? अटैच। दोनों ऑप्शन है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि अब देखें, ये एक हम इसकी एस्टेट बना देते हैं, इसमें मैं कर देता हूं यहां पर 4 बंदे रख देता हूं, A, B, C और D। ये D हमारा कौन है इस केस में? यहाँ पे डिफॉल्टर। ये एक मुहाल है, इसमें कितने बड़े जमींदार हैं? 4। एक इसमें कौन है?
डिफॉल्टर, वो कौन, जिससे हम ये रिकवरी कर रहे हैं, और बाकी 3 अपना टैक्स क्या कर रहे हैं, टाइम पे अदा करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ए आता है सरकार के पास यानी कि कलेक्टर के पास, और उसे आके कहता है कि जनाब अगर ये डिफॉल्टर डी आपको रेवेन्यू पे नहीं कर रहा ना, तो आपको मैं रेवेन्यू दे देता हूँ। आपको टैक्स कौन पे कर देता हूँ, मैं। कौन आया, एक प्राइवेट लैंड ओनर। कौन सा लैंड ओनर, जो पहली शर्त है कि अपना टैक्स वक्त पे अदा कर रहा है और वो डिफॉल्टर का अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार है। वो कौन सा बंदा है, एक तो वो क्या कर रहा है, अपना टैक्स पे कर रहा है, और दूसरा वो क्या कर रहा है, डिफॉल्ट। तो अब सवाल तो ये नहीं आपके जहनों में आ रहा कि वो क्यों पे करेगा, वो इसलिए पे करेगा, वो कहेगा जनाब ऐसा करें कि इसकी जो होल्डिंग है आप मुझे क्या करें, ट्रांसफर कर दें। इसका टैक्स कौन पे कर देता हूं, मैं। और मैं कौन होगा यहां पे, लैंड ओनर। और कौन सा लैंड ओनर, पेइंग रेवेन्यू इन टाइम। एक ऐसा बंदा जो इन टाइम रेवेन्यू पे कर, तो बदले में क्या करें, मुझे आप ये ट्रांसफर कर दें। कितने अरसे के लिए ट्रांसफर किया जा सकता है, 15 साल के लिए वो ज़मीन उसको ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसे सादा तरीन अगर इसकी मैं मिसाल दूँ ना, तो आपको सबको और कुछ पता हो ना पता हो, जो थोड़े बहुत ज़मीनों के साथ रिलेटेड है, ठेकेदारी सिस्टम को तो पता है ना, पाकिस्तान में तो ज़मीनों के ठेके चलते हैं। आजकल तो ठेके वाले भी अय्याशी हो गई है। कितने भाग गए ठेका, पता किसी में, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। मैं तो हैरान रह गया, जैसे पार दी ज़मीन में जाके पता की थी, भी कल परसों में गाँव गया हुआ था, तो रावी के किनारे 3 लाख तक चला गया। ये अभी अगर आप 4 साल पहले चले जाएं तो 40-50 हज़ार से ऊपर ठेका जाते ही कोई नहीं था। पिछले साल मैंने ली थी, पिछले से पिछले साल 48,000 रुपये, पिछले साल 70,000 रुपये पे मैंने मुरब्बा लिया था, और इस बार जब मैं गया हूँ तो 1,90,000 रेट उसको लग चुका था। मैंने कहा आप भाई बीजी कर लो मेरी बात से। तो बात क्या है, ये बेसिकली इस रेट पे जो पैसे कटते हैं, किस रेट पे कटेंगे, वो जो ठेकेदारी का रेट होगा ना, तो वो कहेगा जी ना आप इतने रेट पे पैसे मेरे क्या होते जाएंगे, कटते जाएंगे, और उसमें से ज़मीन आप किसके हवाले कर दें, ये मेरे हवाले कर दें। ये बेचने बूझने वाला किस्सा नहीं है, सिर्फ वो एक हिसाब से सरकार के पैसे देकर ज़मीन ठेके पे ले लेगा, और वो सरकार को पैसे देगा, और सरकार उस डिफाल्टर के खाते में से काटती रहेगी। जब पैसे पूरे हो जाएंगे सरकार कहेगी जनाब तुम ज़मीन छोड़ दो, तो उतने ही अरसे के लिए दी जाएगी उसको ज़मीन के जितना उसका अमाउंट तकरीबन बनता होगा। लेकिन ये बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे 2 लफ्ज़ पूछे जाएंगे। नंबर 1 कि ट्रांसफ़र कितने अरसे के लिए, सबसे ज़्यादा सवाल, ट्रांसफ़र कितने अरसे के लिए हो सकता है, ये बात याद रख ले, ट्रांसफ़र कितने अरसे के लिए हो सकता है, 15 साल, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है जनाब कि ये बताएं कि ट्रांसफ़र किसको किया जाएगा, अदर लैंड ओनर को, और वो कौन होगा, जो खुद भी पे कर रहा है और डिफॉल्टर का टैक्स पे करने के लिए तैयार है। यहाँ पर अगर आप सेक्शन खोल लेंगे तो यहाँ पे आपको ये लफ्ज़ मिल जाएगा, ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। एट एनी टाइम आफ्टर द एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू हैज़ अक्रूड ऑन अ होल्डिंग, द कलेक्टर, कौन करेगा, कलेक्टर, द कलेक्टर मे ट्रांसफर द होल्डिंग टू एनी पर्सन बीइंग अ लैंड ओनर ऑफ द एस्टेट। एक तो वो पत्तीदार होगा, लैंड ओनर ऑफ द एस्टेट होगा। फिर कौन सा होगा, लैंड ओनर ऑफ द एस्टेट इन विच सच होल्डिंग इज सिचुएटेड एंड नॉट बीइंग अ डिफॉल्टर। पहली बात है वो खुद अपनी ज़ात में डिफॉल्टर नहीं है, और उसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन होल्डिंग ऑन कंडीशन इज पेइंग द एरियर्स बीइंग पुट इन पोजेशन ऑफ द होल्डिंग। एक तो वो खुद भी डिफॉल्टर नहीं है, और दूसरा वो अगर वो एरियर अदा करे तो कितने अरसे के लिए उसको दिया जाएगा ज़मीन। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगली बात, कलेक्टर कहते हैं कि यार ज़मीन बड़ी चंगी है, किसी और बंदे को देने का फ़ायदा कोई नहीं है, तो हमारे अपने भी तो जनाब लंबरदारों को हम किस चीज़ का इतना मुआवजा देते हैं, कानों को हैं, पटवारी हैं, लंबरदार हैं, हमारा अपना इतना अमला मौजूद है, तो हम इससे कास्ट क्यों ना करवा लें। तो अटैचमेंट में क्या होगा कि जब वो होल्डिंग कलेक्टर डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले ले, इसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट। और ये कितने अरसे के लिए होती है, ये 5 साल के लिए होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो पहले ट्रांसफ़र करे, और जब देखे ट्रांसफ़र में मामला ठीक नहीं है तो फिर उसको क्या कर दे, अटैच, और चाहे तो ट्रांसफ़र ना करे अटैच कर दे, और चाहे तो अटैच ना करे क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ट्रांसफ़र किसको होती है, अदर लैंड ओनर को, कितने अरसे के लिए, 15 साल। अटैचमेंट किसके पास होती है, कलेक्टर के पास, कितने अरसे के लिए मैक्सिमम हो सकती है, 5 साल। अच्छा जी, सरकार सारा जोर ला थक गई, सरकार सारा जोर लगा लगा थक गई, और सरकार के पैसे नहीं आए, तो सरकार किधर चला जाएगी, सरकार जाएगी सेक्शन
86 की तरफ, अनलमेंट ऑफ असेसमेंट किधर जाएगी? अनलमेंट ऑफ असेसमेंट। अनलमेंट का मतलब होता है असेसमेंट को क्या कर देना? मनसूख कर देना, खारिज कर देना, मनसूख कर देना, खत्म कर देना। 86, when an area of land revenue has been due for a longer period than 1 year and the foregoing process are not deemed sufficient for the recovery of thereof, the board of revenue may in addition to, अब ये देखें पहली बात कि कौन अनल कर रहा है? कलेक्टर नहीं कर रहा। पिछले काम सारे कौन कर रहा था? कलेक्टर। और अनलमेंट कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ। कितने अरसे तक? अगर 1 साल हो गया और वो उसके ड्यूज अदा नहीं हुए, अनलमेंट करेगी। और अनलमेंट करने के बाद क्या होगा? अनलमेंट करने के बाद दोबारा ये ज़मीन 10 साल तक, कितने अरसे के लिए? 10 साल, 10 ईयर्स ये लिख लें, क्योंकि ये फिगर जो इनमें से 1 से 2 सवाल ज़रूर आते हैं। अनलमेंट, ये अनलमेंट करती कब है? सरकार ने अटैच कर ली ज़मीन। क्या कर ली? अटैच की, और सरकार को पता चले इधर तो काश्तकारी होती कोई नहीं, ये बेचारा सही रो रहा था, ये टैक्स कहाँ से पे करता, ज़मीन का तो बिल्कुल बेड़े गर्क है, ये तो इस काबिल ही नहीं है। तो वो कहता है जी ठीक है जी, पिछली असेसमेंट को क्या करें आप? अनल करें। 10 साल के लिए दोबारा वो सरकार उस पर कहती है अब इस पर काश्त करो और देखो कि इस पर क्या पैदावार है, ताकि उसके मुताबिक हम इस पर दोबारा क्या लगा दें? टैक्स लगा दें। तो अनल अनल किस वक्त की जाता है? कि जब सरकार के दिल में कोई नरम गोशा आ जाए कि यार देखो यार ये तो वाकई सही बेचारा रो रहा है, इस पर तो टैक्स ज़्यादा बन गया था, अनल करो और दोबारा असेस करते हैं। तो बेसिकली अनलमेंट का मकसद क्या है? री असेसमेंट। क्या मकसद है उसका? री असेसमेंट मकसद है। और अगर ये सारे मामले कर 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 सरकार थक जाए तो आखिर पे सरकार कहती है जी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमारा कल का टॉपिक होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 87 किस तरह सेल किया जाएगा। आखिरी हल के तौर पर प्रॉपर्टी बेची जाएगी। कौन सी? पहले बेची जाएगी डिफॉल्टर, जिस पर टैक्स वाजिबुल होता है। पूरे हो गए पैसे तो ठीक, ज़्यादा हो गए तो डिफॉल्टर को वापस, अगर पूरे ना हुए तो उसकी बाकी की प्रॉपर्टी, वो कल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे उसकी बेची जाएगी और प्रॉपर्टी बेचने का तरीकाकार क्या है। आज के लिए सिंपल ये चीज़ें जहन में रख लें, इसमें से ज़रूर सवाल आता है। ये है रिकवरी ऑफ एरियर, बड़ा आसान तरीन। किस तरह? सबसे पहले रिकवरी के लिए क्या जाएगा? नंबर वन जनाब, रिकवरी के लिए नोटिस जाएगा। और नोटिस किसको जाएगा? डिफॉल्टर। कितना टाइम दिया जाएगा? 20 दिन। और ये कौन, इसके ऊपर सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा कि इतने पैसे हैं अभी तुम्हारे ऊपर? 20 दिन के बाद उसको क्या किया जाएगा? अरेस्ट। और अगर ये ऑर्डर किसने किया? AC1 AC2। AC1 ने किया तो 10 दिन और AC2 ने किया तो 10 दिन, वो भी है लेकिन 24 घंटे में कलेक्टर को बताएगा। अगर खुद रिटेन ना करे तो किसके पास भेज दे? कलेक्टर। और कलेक्टर कितने दिन के लिए कर सकता है उसको? 30 दिन। खुद करके बाद में भी भेजना चाहे तो कलेक्टर के पास भेज सकते हैं, लेकिन कलेक्टर मैक्सिमम कितने दिन रखेगा उसको? 30 दिन। फिर भी पैसे पूरे ना हुए तो क्या किया जाएगा उसका? अनकट अनगैदर्ड क्रॉप्स और मूवेबल। पैसे पूरे हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर क्या किया जाएगा? ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। किसको किया जाएगा? अदर लैंड होल्डर, जो कि नॉट आ डिफॉल्टर है और वो उस शख्स के पैसे देने के लिए भी तैयार है। और बदले में क्या होगा? उसको कितने अरसे के लिए जमीन मिलेगी? 15 साल। कलेक्टर अपने पास कितने अरसे के लिए अटैच कर सकता है? 5 साल। और एनलमेंट के बाद कितने अरसे के लिए उसको कल्टीवेट किया जाएगा? 10 साल। और आखिर में ज़मीन को क्या कर दिया जाएगा? बेच दिया जाएगा। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों का है तो जनाब आप लोग अब पूछ सकते हैं।